नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की भरपूर उपज देने वाली किस्में और नर्सरी तैयारी। उड़द की भरपूर पैदावार के लिए वैज्ञानिक बुआई तकनीक। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा है, आइए जानते हैं। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 70% से अधिक आबादी गांव में है। कृषि ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। यहाँ के किसानों को उनकी फसल और उपज का उचित मूल्य मिले, इस दिशा में ये विश्वविद्यालय काफी बेहतर काम कर रही है। झारखंड प्रदेश में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुए पूरे 41 वर्ष गुजर गए। 26 जून को BAU ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। कुलाधिपति सह राज्यपाल रमेश बैस ने भविष्य के विश्व को मेड इन इंडिया होने की बात कही। भविष्य में खेती सबसे लाभकारी होगी। प्रदेश के किसानों के तीर्थ स्थल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में मुझे आप सभी के बीच सम्मिलित होकर अपार खुशी हो रही है। मुझे खुशी है कि राज्य में स्थापित इस कृषि विश्वविद्यालय का शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार माध्यमों से राज्य के कृषि विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। विश्वविद्यालय राज्य में कृषि के विकास की दिशा में निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 42वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया गया। इस समारोह में राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शोध और तकनीक यहाँ के किसानों को खेती में नई राह दिखा रहे हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शोध तकनीकों से राज्य कृषि को नई दिशा मिली है और आशा करता हूँ कि राज्य को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में विश्वविद्यालय तत्परता से कार्य करेगा। इस मौके पर राज्यपाल ने रिटायर्ड वैज्ञानिक कर्मचारियों, शिक्षाविदों के साथ साथ प्रगतिशील किसानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने विश्वविद्यालय को अग्रणी बनाए रखने की दिशा में कुलाधिपति के मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया। उनके द्वारा फूल, सब्जी और पशुधन संबंधी क्षेत्र को बढ़ावा देने के सुझाव पर किए गए पहल की चर्चा की गई। अनुसंधान के क्षेत्र में महोदय विगत वर्ष फसल सुधार के मामले में शानदार उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रदेश के किसानों के हित में स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है। कृषि वैज्ञानिकों को लैब एवं क्लासरूम से निकलकर किसानों से जुड़ने एवं खेतों में समस्या निदान की बात कही। विद्यार्थियों को देश हित में कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए संकल्पित होने को कहा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने BAU द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 व किसानों की पंचायतनामा पुस्तक पठारी कृषि पत्रिका का विमोचन भी किया।
झारखंड सहित बिहार के बहुत से किसान धान की खेती करते हैं और इसके लिए वे धान की नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में नर्सरी में सही पौधे तैयार नहीं हो पाती है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में धान की स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए नर्सरी की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर की डॉक्टर भारती उपाध्याय। किसान भाइयों, खरीफ मौसम की जो मुख्य फसल धान है, जो हमारे पूरे राज्य में की जाती है, तो धान की अगर रोपाई विधि की अगर बात करते हैं तो उसमें हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। तो नर्सरी तैयार हम लोग प्रभेद के आधार पे करते हैं। किसान भाइयों, धान में 3 प्रभेद होते हैं। एक तो हमारी आगात है, दूसरी मध्यम किस्म के होते हैं, तीसरे जो होते हैं लंबी अवधि के किस्म होते हैं। जैसे कि अगर लंबी अवधि की किस्म लेते हैं, जैसे कि MTU 7029, राजश्री, स्वर्ण सबवन, ये सब वैरायटी अगर वो ले रहे हैं तो उसकी नर्सरी 10 जून तक वो लगा लें। और अगर मध्य अवधि की किस्म लेते हैं, जैसे कि राजेंद्र कस्तूरी हो गया, राजेंद्र श्वेता हो गया और BPT 5204 हो गया, ये सब वैरायटी अगर ले रहे हैं तो इसका नर्सरी गिराने का समय 30 जून तक होता है। अगर छोटी अवधि की किस्म लेते हैं, जिसका अवधि मतलब 115 से 120 दिन में ही पर्याप्त हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग जो वैरायटी चयन करते हैं, राजेंद्र भगवती ले सकते हैं, सहभागी ले सकते हैं, शुष्क सम्राट ले सकते हैं। तो ये किसान भाई अपना प्रभेद जो चयन करेंगे उसके ऊपर निर्भर करके अपना नर्सरी तैयार कर लें। दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी धान की नर्सरी के लिए उपयुक्त होती है। नर्सरी लगाने के पहले खेत की 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए। वहीं खेत में पानी की निकासी के लिए उचित इंतजाम होना चाहिए। मई जून में प्रथम वर्षा के बाद नर्सरी के लिए चुने हुए खेत में पाटा चलाकर जमीन को समतल कर लेना चाहिए। पौध तैयार करने के लिए खेत में 2-3 सेंटीमीटर पानी भरकर 2-3 बार जुताई करें, ताकि मिट्टी लेह युक्त हो जाए तथा खरपतवार नष्ट हो जाए। आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें, ताकि खेत में अच्छी तरह लेह बन जाए, जो कि पौध की रोपाई के लिए उखाड़ने में मदद मिले और जड़ों का नुकसान कम हो। पौधे के अच्छे विकास के लिए धान नर्सरी में प्रति 100 वर्ग मीटर में 2 से 3 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 1 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। कुछ दिनों बाद यदि पौधों में पीलापन दिखाई दे तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा आधा किलोग्राम चूना लेकर 50 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने का जो तरीका होता है, 2 तरीके से किसान भाई नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर उनके पास सिंचाई की व्यवस्था अगर अच्छे से नहीं है तो वो शुष्क विधि को अपना सकते हैं। शुष्क विधि में क्या किया जाता है कि धान का जो बीज है उसको हम लोग पानी में 24 घंटे फुला देते हैं। फुलाने के बाद उसको छान करके छाये में सुखा के उसका अधिक नमी को हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग जो नर्सरी तैयार करते हैं, 2 से 3 खेत की जुताई करते हैं। उसके बाद उसमें क्यारी बना देते हैं। क्यारी की जो चौड़ाई होती है 1 से 1.5 मीटर और ऊंचाई जो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है और लंबाई उनके सुविधा अनुसार वो बना सकते हैं। तो उसमें हम लोग उस बीज की बिजाई करते हैं और बिजाई करते समय हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हम बीज को उपचारित कर लें। जो फफूंदनाशी दवा है, जो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित उस समय करके और नर्सरी में बिजाई करें। बुआई के पहले खोखले व खारब बीजों को निकालने के लिए बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर अच्छी तरह से हिलाएं, जिससे खोखले और खराब बीज ऊपर तैरने लगेंगे। इसके बाद बीजों को छानकर अलग कर लें। बीज को 24 घंटे पानी में भिगोकर 36 से 48 घंटे तक ढेर बनाकर रखना चाहिए, जिससे बीजों में अंकुरण प्रारंभ हो जाए।
इन अंकुरित बीज को खेत में लेव लगाकर 2 सेंटीमीटर खड़े पानी में छिड़काव विधि से बोया जाना चाहिए। अगर जिंक की कमी पाई जा रही है उस खेत में, तो जिंक के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर जिंक सल्फेट का उन लोग छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वो जो पोषक तत्व नर्सरी में जो कमी आती है उसका हम लोग भरपूर उसका यूज करके हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। दलहनी फसलों में उड़द की बात करें तो इसकी खेती जायद और खरीफ में की जाती है। फिलहाल अभी खरीफ उड़द की बुआई का सही समय चल रहा है और इस फसल से अच्छी पैदावार मिले इसके लिए उड़द की उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई किस तरह से करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ चंद्रभान सिंह। तो किसान भाई अब खरीफ की खेती की तैयारियां शुरू कर दें। और इस समय पे अपन उर्दा की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, उर्द की तैयारी और उर्द की खेती के बारे में, क्योंकि किसी भी फसल को बोने से पहले किस्म बहुत ज़रूरी है कि कौन सी किस्म हम बो रहे हैं और अपने पास क्या व्यवस्था है, कितने दिन की किस्म होनी चाहिए। तो जैसा अपन बात करें उर्दा में, तो उर्द में है जवाहर उर्द 2, ये 65 से 70 दिन की वैरायटी है। इसी तरह जवाहर उर्द 3, ये भी वही 65 से 70 दिन की वैरायटी है और इनका 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज है। और बात करें अपन PU 35 है, PU 31 है, PU 30 है, इनकी भी समय अवधि थोड़ी 70 से 80 दिन हो जाती है और उत्पादन में इनका 10 से 12 कुंटल है। इनमें विशेषता ये है कि ये पीला रोग के प्रति सहनशील हैं। सबसे पहले अपने को खेत का चुनाव करना है कि खेत ऐसा होना चाहिए जहाँ जल भराव ना हो, जल निकास अच्छा हो, क्योंकि उड़द और मूंग की ऐसी फसल हैं कि इनमें पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी रुकने से फसल नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए रबी फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो इसमें जिनके पास यदि गोबर की खाद है तो 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की अच्छी पकी हुई खाद डाल सकते हैं। अंतिम जुताई करते समय गोबर की खाद डालकर और एक जुताई कर दें तो खेत में बढ़िया मिक्स हो जाती है। जिनके पास यदि उपलब्ध नहीं है गोबर की खाद तो फिर वो रासायनिक उर्वरक NPK दे सकते हैं। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम, ये इसके फर्टिलाइज़र की डोज है। इसमें और अधिक आपके सॉइल हेल्थ कार्ड जो बना हो उसके अनुसार उपयोग करें, क्योंकि आपकी भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो आपके सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार देखें। किस्म के चयन के बाद बात आती है कि हम कब बोनी करें इनकी। तो बोनी का समय यही है कि जब यदि जून के महीने में 15 जून के आसपास यदि अच्छा पानी गिर जाता है
तब अपन बोनी के लिए तैयार हैं। अपन तैयारी कर लेंगे तब बोनी कर सकते हैं। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज और पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। और ये उपचारित बीज को छाया में कुछ समय के लिए सुखा लें और इसके बाद फिर बोनी करें। और बुवाई ज़रूर ध्यान रखें कि कतार में बोनी करें, क्योंकि कतार में बोनी करने से निदाई गुड़ाई में आसानी होती है। खरपतवार हमें दिख जाते हैं, कहाँ पे खरपतवार हैं, कौन सी फसल कहाँ पे कौन पौधे खराब हो रहे हैं, वो हम सब देख सकते हैं। छींट के बोने पर निदाई गुड़ाई में समस्या होती है। और बुवाई करते समय यदि हम लाइन से बो रहे हैं तो उसमें कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे बोनी करें। इसके बाद हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलीन 1 किलो से 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और बोनी के तुरंत बाद करें, अंकुरण से पहले और बुवाई के बाद में। और इसके छिड़काव से जो मिट्टी में खरपतवार के बीज रहते हैं उनका अंकुरण रुक जाता है और हमारी फसल सुरक्षित निकल आती है, खरपतवार नहीं होते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी है जल निकास। तो जल निकास के लिए खेत के चारों तरफ से ढालान को देखते हुए जल निकास की व्यवस्था ज़रूर बना दें, नालियां बना के, ताकि इसमें पानी ना रुके। फसल में यदि 24 घंटे पानी रुक गया तो फसल नष्ट हो जाएगी फिर। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। आप ज़रूर इसका उपयोग करेंगे अपने उसमें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांकेर, रांची, झारखंड द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में आगामी 2 दिनों के दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई ऊपरी और मध्यम जमीन में विभिन्न फसलों की बुआई का कार्य जारी रखें। बीज बोने के पहले अनुशंसित फफूंदनाशी दवा से अवश्य बीजों को उपचारित कर लें। अगर खेत में दीमक का प्रकोप अधिक हो तो मिट्टी में नीम अथवा करंज की खली अच्छी तरह से मिला दें और बीज को बोने से पहले कीटनाशी दवाओं से उपचारित अवश्य करें। दलहनी फसल के बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। धान की फसल को छोड़कर अन्य सभी फसलों की बुआई मेड़ बनाकर ही करें। रोपा धान वाले खेतों में जल जमाव के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें और विभिन्न सब्जियों एवं फसलों के खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। धान की बीज स्थली में समुचित नमी बनाए रखें और बीज स्थली के चारों तरफ जल निकास के लिए बनाई गई नालियों को दुरुस्त रखें। पहले से उगाए गए 10 से 12 दिनों के बिचड़े में यूरिया का बुरकाव 2 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से करें और यूरिया के भुरकाव से पहले मिट्टी में उपलब्ध नमी का अवश्य ध्यान रखें। जो किसान भाई अभी तक बिचड़ा तैयार करने के लिए
बीज स्थली में बीज नहीं डाल पाए हैं वे 3 से 4 दिनों के अंतराल पर क्रमशः 3-4 किस्तों में बीज बोएं और बीज स्थली को जमीन की सतह से थोड़ी ऊपर बनाएं। अरहर की उन्नत किस्मों की बुआई कतार में 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 2 कतारों के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बोने से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर के साथ उपचारित कर लें। मड़ुआ की खेती सीधी बुआई के साथ साथ रोपा विधि से भी की जा सकती है। रोपा विधि से खेती करने पर उपज अच्छी मिलती है, अतः किसान भाई इसका बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज को बीज स्थली में गिराएं और बीज स्थली के सतह को जमीन की सतह से थोड़ी ऊपर रखें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 3.5 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की उन्नत किस्मों की बुआई कतार से कतार 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 2 कतारों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 30 से 32 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। धान की सीधी बुआई के लिए ऊपरी जमीन में कम से कम तैयार होने वाली किस्मों और मध्यम जमीन में मध्यम अवधि वाले किस्मों का चुनाव करें। फसल में खरपतवार नियंत्रित करने के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों के बाद खरपतवारनाशी दवा प्रेटिला क्लोर का छिड़काव 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। मकई की मध्यम अवधि वाली किस्म का चुनाव सिर्फ हरा भुट्टा की खेती के लिए करें और कम अवधि वाली किस्म का चुनाव दाना के लिए करें। बीज को कतार में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं और 2 कतारों के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। फसल में खरपतवारों को नियंत्रित रखने के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों के बाद खरपतवारनाशी दवा एट्राजिन का छिड़काव 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। मूंगफली की गुच्छे वाले किस्म की बुआई 10 सेंटीमीटर पौधा से पौधा और 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर तथा फैलने वाले किस्मों की बुआई 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा और 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर करें। 1 एकड़ में खेती करने के लिए गुच्छे वाले किस्म के लिए 30 से 35 किलोग्राम और फैलने वाले किस्म के लिए 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ऊपरी खेतों में ली जाने वाली फसलों में अरहर, उड़द, मंडुआ, ज्वार आदि की खेती को प्राथमिकता दें और जो किसान भाई ऊपरी खेतों में धान, मकई या मूंगफली की खेती करना चाहते हैं वे इसकी अंतर्वर्तीय खेती अनुशंसित विधि से अरहर फसल के साथ करें। जो किसान भाई बगीचा स्थापित करना चाहते हैं या कुछ फल अथवा लकड़ी का पौधा लगाना चाहते हैं और अभी तक गड्ढा नहीं खोद पाए हैं वे अविलंब गड्ढा खोदें और 2 गड्ढों के बीच की दूरी फल या लकड़ी के वृक्ष के लक्षण के अनुसार रखें। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए फल वृक्ष या दरख्त वाले पेड़ को लगाना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बरगी, जिला रांची के किसान मोहन महतो ने। आप गिनिया फाउल पक्षी की उन्नत नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मोहन जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। इसमें जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं इसके अंदर में बत्तख भी है, टर्की भी है, गिनिया फाउल जिसको चाइना मुर्गी कहते हैं वो भी है या तेतरी भी कहा जाता है। चाइना मुर्गी यानी गिनी फाउल एक ऐसा पक्षी है जो कि स्कैवेंजिंग कहते हैं, जिसको हम चरने के इसमें अगर आपके पास कोई घेरा हो उसके अंदर में रख करके चरा करके इसका पालन कर सकते। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली अव्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनके आवास में अच्छी जगह होना जरूरी होता है। के 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी में एक वैरायटी जो कि आप ज़्यादातर जगहों पर आप देखते होंगे कि चितकबरा टाइप का होता है, जैसे काला है उस पर सफ़ेद बिंदा बिंदा करके होगा, तो ये वैरायटी का नाम है पर्ल। दूसरा होता है एक सफ़ेद गिनी फाउल होता है जिसे हम कहते हैं वाइट, और एक स्लेटी कलर का होता है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर। तो ये 3 प्रजातियां इसकी है। इनके रंग के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। आपको इज्जत नगर बरेली में
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर आपको संपर्क स्थापित करेंगे। झारखंड में अगर आप नया स्थापित करना चाहते हैं तो आप रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और या चूजे लाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको चूजा या अंडा दोनों ही उपलब्ध हो जाएगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।